Hello, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, our past history का हमने चैप्टर 6 और 7 जो हमारा टर्म सेकंड चल रहा है उसका 6 और चैप्टर 7 आपके पास वीडियो बनाकर सेंड किया है। उम्मीद है आपने वीडियो को सुना होगा ध्यान से और लेसन को समझा होगा। टुडे वी स्टार्ट नाउ चैप्टर 8। न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमारा चैप्टर 8 है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 9 है। तो अपनी बुक ओपन करके अपनी साथ में रखें और वीडियो को ध्यान से सुने। चैप्टर 8 है हमारा वाइटल विलेजेस एंड थर्विंग टाउन्स। वाइटल विलेजेस मीन्स खुशहाल गांव, यानी कि उस आवर पास्ट के टाइम, हमारे टाइम ड्यूरिंग में हमारे गांव कैसे खुशहाल होते थे और जो टाउन्स होते थे कैसे थर्विंग होते थे, यानी कि समृद्ध होते थे, प्रोस्पेरियस होते थे। तो यहाँ हम इन बच्चों के स्टूडेंट्स के बाद से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। जो प्रभाकर है वो लोहार की दुकान पर है, वो देख रहा है, क्या देख रहा है इसके बारे में रीड करेंगे। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। जो उसके गांव के आसपास एक स्मिथ की दुकान है, ब्लैक स्मिथ लोहार की दुकान है, उसकी दुकान पर बैठा है, देख रहा है। There was a small bench on which iron tool like axes and sickles were laid out ready for sale. तो उसने क्या देखा कि एक बेंच पर एक कुल्हाड़ी रखी हुई है दुकान पर। एक छोटे से बेंच पर एक एक्सिस, कुल्हाड़ी, सिकल्स, हाशिया और जो अदर औजार हैं, टूल्स हैं, आयरन टूल्स हैं, वो तैयार हैं फॉर सेल, बेचने के लिए। ए ब्राइट फायर वाज बर्निंग। एक भट्टी में तेज आग आग जला रखी है। एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रोड इनटू शेप। दो आदमी जो लोहे आयरन की रोड है उसको गर्म कर रहे हैं, उसको पीट रहे हैं, लोहे की छड़ को गर्म करके उसको पीट रहे हैं। तो ये सब देखकर इट वाज वेरी हॉट एंड नॉइसी। तो उस प्रभाकर ने देखा कि ये जो है बहुत ही गर्म है और बहुत ही शोर हो रहा है उसको पीटने से वहाँ। एंड यट इट वाज फैसिनेटिंग वाज व्हाट वाज हैपनिंग। और ये सब को देखकर उसको थोड़ा सा मजा आ रहा था, मजेदार लग रहा था कि किस प्रकार ये व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब हम आज अपने गांव के अंदर होने वाले अलग अलग एक्टिविटीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे कि कैसे जो आयरन टूल्स हैं वो बनाए जाते हैं एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए। तो अब हम कर रहे हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। हमारे जो लोहे के औजार हैं वो खेती के लिए तैयार किए जाते हैं, खेती में प्रयोग करने के लिए। वी ऑफन टेक द यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टूडेज। आज हम जो लोहे का प्रयोग कर रहे हैं वो एक हमारे लिए जर्नल सी बात है। जिस प्रकार से हम लोहे का प्रयोग, पहले लोहे का नहीं लकड़ी का ज़्यादा यूज किया जाता था, स्टोन पत्थरों के टूल्स बनाए जाते थे आवर पास्ट में। लेकिन आज हम जो लोहे के औजारों का प्रयोग कर रहे हैं हमारे लिए एक साधारण सी बात लग रही है। थिंग मेड ऑफ आयरन आर ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। हम सोचते हैं कि जो लोहे की वस्तुएं हैं हमारे जीवन की हर रोज़ की जो ज़रूरतें हैं उनका एक हिस्सा बन चुकी हैं। द यूज ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कंटिनेंट अराउंड 3000 ईयर एगो। अब पूछा जा सकता है कि हमारा जो आयरन का यूज है हमारे सब कंटिनेंट इंडिया के अंदर इसका यूज कब किया गया था? 3000 ईयर एगो, 3000 साल पहले लोहे की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर किया गया था, स्टार्ट किया गया था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक ब्यूरियल्स एंड अबाउट विच ईयर यू रीड इन चैप्टर 4। तो कुछ हमें ज़्यादा जो लोहे के प्रयोग का सामान, जो ज़्यादा संख्या में हथियार या औजार मिले हैं, टूल्स या वेपन्स मिले हैं, वो हमें जो मेगालिथिक्स महापाषाण की जो ब्रियल्स थी, कबर थी, उनके साथ मिलते थे। तो उससे हमें पता चलता था कि उस समय से लोहे की वस्तुओं का प्रयोग किया गया था, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में रीड कर चुके हैं। अराउंड 2500 ईयर एगो, हम बात कर रहे हैं 2500 ईयर, 2500 साल पहले की। देर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। 2050 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोग से, यानी कि इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा था, इसके कई एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। दीज इंक्लूड्स एक्सिस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। इसमें कुल्हाड़ियाँ जिनका प्रयोग किया जाता था क्या करने के लिए? फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, वनों को काटने के लिए, जंगलों को काटने के लिए। एंड आयरन प्लोसियर्स, और लोहे की जो हल चलाने की फाल होती थी
जिसे जैसे इस प्रकार की हल चलता था। एज वी हैड सीन चैप्टर 5, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, प्लोसेयर वाज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो इस प्लोसेयर्स का यूज करके जमीन को तैयार किया जाता था खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। अगर हम पहले लकड़ी के औजारों से कृषि की जमीन को तैयार किया जाता था, धीरे धीरे जो आयरन की फ्लोसेयर हैं उनका प्रयोग किया जाने लगा, ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये था हमारे टूल्स, किसके, आयरन टूल्स का प्रयोग लगभग 3000 पहले। इसका हमें जो प्रूफ मिले हैं वो मेगालिथिक ब्यूरियल्स, महापाषाण के टाइम के जो कबर होते थे उनके साथ मिले थे, लेकिन 2500 साल पहले इसके एविडेंस मिले हमें कि इनका प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है 2500 साल पहले से बाद, और जंगलों को साफ करने के लिए, ज़मीन को तैयार करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इन औजारों का प्रयोग किया जाता था। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। तो दूसरा जो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप क्या था कि लोहे की जो आयरन प्लोसियर थी उसका प्रयोग करके इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को किया जा सकता था। दूसरा जो स्टेप है यहाँ पर वो है इरिगेशन, फसलों को पानी देना। कैसे पानी देते थे, क्या उस टाइम की फैसिलिटी थी। अब यहाँ साइड में हम पिक्चर देखते हैं, यहाँ पर चूज द राइट वन फॉर ईच द पिक्चर, सिकल, टंग्स, एक्सिस, प्रिपेयर ए लिस्ट एज लीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन स्टील दैट यू यूज ऑलमोस्ट एवरी डे। तो यहाँ पर दिखा रखा जो पिक्चर के अंदर कुल्हाड़ी है, हंसिया है यानी कि सिक्कल है, टंग है, एक्सिस है, तो इन सब का प्रयोग हम करते हैं जो पिक्चर में हमने देखा है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप लिस्ट बना सकते हैं जिनका प्रयोग अपने एवरीडे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं दूसरा स्टेप क्या उठाया गया था, इरिगेशन। द किंग एंड किंगडम्स, राजा और उनकी जो राजधानियाँ होती थी, यू हैव बीन रीडिंग अबाउट, कुड नॉट हैव एक्सेस विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेजेस। ये अगर जब गांव अच्छे नहीं होंगे, समृद्धशाली नहीं होंगे, तो गांव के समृद्धता के बिना किसी राजा या उसकी राजधानी के बारे में जानने हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। यानी कि बिना गांव के हम कल्पना नहीं कभी नहीं कर सकते। अगर हमारे जो गांव हैं वो समृद्ध नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं होगी, तो किसी राजा या उसके राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वाइल न्यू टूल्स एंड द सिस्टम ऑफ द ट्रांसप्लांटेशन, तो जो नए औजारों का प्रयोग किया गया था और कृषि के नए जो सुविधाएं थी, सिस्टम थी, व्यवस्था थी, उसके आप प्रयोग किया गया था ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि जो पौधा लगाए जाते हैं फसल के लिए, पहले अलग से पौधा तैयार किया जाता है, फिर उन पौधों को अलग अलग एरिया में लगाया जाता है। जैसे हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं, हम राइस के एग्रीकल्चर को देखते हैं। तो इंक्रीज प्रोडक्शन को, उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी सिस्टम को अपनाया गया था, सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। एंड टूल्स का, नए जो टूल्स हैं उनका प्रयोग किया गया था। इरिगेशन, फसलों को पानी देना, इज आल्सो यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाने लगा। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड्स कैनल, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। तो इस प्रकार की जो फसलों को पानी देने के लिए, इरिगेशन करने के लिए किन चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, कहला, नहरें, कुएं, टैंक्स और जो कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे उनके द्वारा हम अपनी एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की सिस्टम को तैयार किया गया था। नेक्स्ट पेज पे इफ़ यू लुक एट द चार्ट, जैसे नीचे एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट पर हम देखते हैं, यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द स्टेजेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क्स आर मेंशन। तो यहाँ दिखाया गया है कि कुछ ऐसी स्टेज बताई गई है जिसमें इरिगेशन के काम को मेंशन नीचे दिया गया है। तो इसमें कौन कौन से काम हैं जो इरिगेशन, सिंचाई, फसलों को पानी देने के लिए किए गए थे। फिल इन द रेस्ट बाय द यूजिंग द फॉलोइंग फेराज, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो मेहनत की जाती थी। फार्मर आल्सो बेनिफिट बिकॉज ग्रो प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन, और किसानों को भी ज़्यादा बेनिफिट हुआ क्योंकि जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ रही थी। उत्पादन की जो अनिश्चितता थी, अब प्रोडक्शन का निश्चित हो गया था कि इतना प्रोडक्शन तो होगा ही। फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, तो किसानों को अपने टैक्स को पे करने के लिए अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना था। किंग प्रोवाइड्स मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क, राजाओं के द्वारा जो प्लानिंग तैयार की गई थी इरिगेशन वर्क की, उस पर
खर्च किया गया था, किसके द्वारा? राजा के द्वारा। तो ये सिस्टम है। किंग नीड मनी फॉर आर्मी प्लेसेस फोर्स, राजा को किसकी जरूरत होती है? धन की जरूरत होती है। तो धन कहाँ से आता था? कि किसानों के टैक्स से आता था। तो धन किसके लिए जरूरत होती थी राजा को? आप सेना बनाए रखने के लिए, महल के लिए, किले बनाने के लिए। द डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स, वो किससे डिमांड करते थे? किसानों से टैक्स की डिमांड करते थे। तो इस प्रकार से दिस इज पॉसिबल विद इरिगेशन, प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इसलिए एग्रीकल्चर में क्या करेंगे? प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हम सुविधाएं लेंगे ताकि हम अपने टैक्सेस को पे कर सकें। और इन इरिगेशन से प्रोडक्शन क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यहाँ हम इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, हम इरिगेशन अच्छी होगी तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो किसान की इनकम अच्छी होगी। तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, शो डज रिवेन्यू, उसके बाद वो लगान दे सकेगा। तो ये थी कुछ जो कि किसान को भी जरूरत थी और राजा को भी जरूरत थी अपने गांव को समृद्धशाली बनाने के लिए, प्रोस्पेरियस बनाने के लिए। हु लिव्ड इन द विलेजेस, अभी हम यहाँ देखेंगे कि हम गांव के बारे में तो सोच रहे हैं कि गांव कैसे होने चाहिए। गांव के लोगों की जो फसल अच्छी होंगी, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो राजा को फायदा होगा। तो गांव के अंदर रहता कौन था? देयर वर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेज, अलग अलग 3 प्रकार के लोग गांव के अंदर रहते थे। जैसे साउथर्न, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट्स, कुछ साउथ दक्षिणी भाग में और कुछ उत्तरी भागों में गांव में 3 तरह के लोग रहते थे। इन द तमिल रीजन, जो तमिलनाडु का एरिया हमारा, लार्जर लैंड ओनर वर नोन एज ए वेलार, तमिलनाडु का जो एरिया है वहाँ के जो बड़े जमींदार थे वो किस नाम से जाने जाते थे? वेलार के नाम से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु के जो बड़े लार्जर लैंड ओनर थे उनका क्या नाम, किस नाम से जाने जाते थे? वेलार के नाम से। ऑर्डिनरी प्लोमेंस जो वर नोन एज उजेवार, और वहाँ के जो साधारण किसान थे, साधारण जो प्लोमैन थे, उनको उजवार के नाम से जाना जाता था। एंड लैंडलेस लेबर, जिनके पास जमीन नहीं होती थी, इंक्लूडिंग स्लेव्स, जो मजदूर होते थे, वर नोन एज कैडियसार या अधिमई। तो ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनके नाम रखे गए हैं। वेलार जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी, साधारण जो किसान थे उनको उजेवार बोला गया, और थर्ड जिसके पास लैंडलेस थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको कडेसियार्स और अधिमई के नाम से जाना जाता था। ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं हम? ये साउथ एरिया की बात कर रहे हैं। साउथ में नीचे साउथर्न साइड में तमिलनाडु के एरिया की बात करें तो यह ध्यान रखना है, तमिलनाडु का जो एरिया है उसमें लार्जर लैंड ओनर को वेलार, जो साधारण सा किसान है उसको जेवार, और जो बिना जमीन के, जिसके पास जमीन नहीं है, उनको हम केडीसीआर या अधिमई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, भारत का जो नॉर्थन पार्ट है, उत्तरी पार्ट है, द विलेज हेडमैन वाज नोन एज ए ग्राम भोजक, वहाँ का जो हेडमैन है, मुखिया है गांव का, उसको ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर द जनरेशन, कई पीढ़ियों से ये जो ग्राम भोजक के पद का है, ये वंश परंपरा से चला आ रहा था। यानी कि पहले उसके दादाजी इस पद पर थे, फिर उसके पिताजी, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस प्रकार ये जो पद था वो वंश परंपरा से चला आ रहा था। तो इसको बोलते हैं हेरिडेटरी सिस्टम। तो ये जो पोजीशन थी ग्राम भोजक की, वो उसके परिवार के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति के बाद दूसरे को, और फिर उसके दूसरे के बाद तीसरे को मिल जाती थी। मैन फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही परिवार का जो आदमी हेल्ड द पोजीशन ऑफ द जनरेशन, पर पीढ़ी दर उसी फैमिली का कोई आदमी वहां पर काम करता था, इस पद पर। किस पद पर? ग्राम भोजक के पद पर। इन द अदर वर्ड्स द पोस्ट वर हेरिडेटरी, तो ये वंश परंपरा के अकॉर्डिंग ये पद होता था। ग्राम भोज का वाज ओफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स, जो ग्राम भोज होता था वो लार्जेस्ट लैंड ओनर, जमीन, ज्यादा जमीन का मालिक होता था। जर्नली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर टू कल्टीवेट द, वह साधारणतः वो मजदूरों से काम करवाता था या जो किराए के वर्कर होते थे उनसे जमीन पर काम करवा, खुद नहीं करता था, उसके पास जमीन होती थी, लेकिन जो काम करने वाले मजदूर होते थे या हायर्ड वर्कर, किराए के वर्कर होते थे। एज ही वॉज पावरफुल, वह समर्थशाली था। किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज, राजा के द्वारा उसको क्या काम करवाया जाता था? टैक्स, जो टैक्स है वो कलेक्ट करना गांव के
लोगों से। ही आल्सो फंक्शन एज ए जज, वो कई बार जज का काम भी करता था। गांव के अंदर कोई झगड़ा होता था तो ये ग्राम भोजक इसको जज के रूप में काम करता था। एंड सम टाइम एज ए पुलिसमैन, कई बार वो एक पुलिसमैन की अरी की तरह भी काम करता था। तो इस प्रकार ग्राम भोजक का जो इम्पोर्टेंट पद होता था वह लार्जेस्ट लैंड ओनर भी होता था, टैक्स कलेक्ट भी करता था, कई बार वो जज का काम भी करता था और कई बार पुलिसमैन का काम भी करता था। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स, ग्राम भोजक के अलावा दूसरे स्वतंत्र किसान भी होते थे जिनको गृहपति के नाम से जाना जाता था। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉलर लैंड ओनर्स, ये जो ग्राम भोजक से छोटे किसान होते थे, ग्राम भोजक से कम जमीन इनके पास होती थी। एंड देन देर वर मैन एंड वुमन सच एज दास एंड, उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी में व्यक्ति होते थे साउथ साइड में, जो औरतें और आदमी दास और कामगार के रूप में काम करते, दास या दासी के नाम या कामगार मजदूर के नाम से जाने जाते। वो डिड नॉट ओन लैंड, जिनकी अपनी जमीन नहीं तो होती थी, लैंडलेस होते थे, अपनी कोई जमीन उनके पास नहीं होती थी। एंड दे हैड अर्न लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन बाय अदर, वो दूसरों की खेतों पर काम करते थे। जिसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी वो दूसरे बड़े जो लैंड ओनर होते थे उनकी जमीन पर काम करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, ज्यादातर किसानों में बहुत सारे क्राफ्ट कारीगर रहते थे, सच एज ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर एंड वीवर, बुनकर रहते थे, जुलाई का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले, कुम्हार का काम करने वाले और लोहार का काम करने वाले, ये सब गांव के अंदर रहते थे। अभी यहाँ हमें पढ़ा गांव के अंदर ग्राम भोजक जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होती थी, अच्छा पद होता था। दूसरे नंबर पर गृहपति होते थे जो इंडिपेंडेंस फार्मर होते थे। तीसरे नंबर पर दास और दासी होते थे जिसको कर्मकार भी बोलते थे। तो ये अलग अलग 3 प्रकार की कैटेगरी के व्यक्ति गांव के अंदर रहते थे। ये हमारी साउथ की बात है। यहाँ हमने जो रीड किया ये साउथ के लोगों के बारे में रीड किया, और जो हमने पिछले पेज पर बात की थी वो हमने ये हमारा साउथ का था, तमिल एरिया के बारे में, जिसमें बड़े जमींदार को वेलार, मीडियम को उजेवार और जो इनके पास जमीन नहीं होती थी उसको कडेसी एरिया कदेमई थी। ऐसे ही ये नॉर्थ में इसको जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी ग्राम भोजक, उसके बाद इंडिपेंडेंस फार्मर को गृहपति, उसके बाद दास या कर्मकार। ये थ्री कैटेगरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है नॉर्थ और साउथ रीजन के लोगों के बारे में। तो यहाँ देखते हैं हम अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, ये तमिल में जो रचनाएं लिखी गई हैं, कविताएं या कोई भी रचना लिखी गई है। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, जो तमिल लैंग्वेज में काम किया गया है उसको संगम लिटरेचर के नाम से, संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। वर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो, दीज टेक्स्ट वर कॉल्ड संगम, इनको संगम कहा गया था क्योंकि दे वर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल इन द असेंबलीज नोन एज द संघ, जिन जो समितियां होती थी, असेंबली होती थी, सभाएं होती थी, इन सभाओं में कवियों के द्वारा इनको लिखा गया था, इसलिए इनको संगम के नाम से जाना जाता है। यानी कवियों का जो ग्रुप था उसके द्वारा लिखा गया था इन कंपोजिशन को, रचनाओं को, इसलिए इसका संगम नाम रख दिया गया था। वर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरै, जो कवि मदुरै के रहने वाले थे। तो इस प्रकार इसको तमिल टर्म्स मेंशन अबोव आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। तो इस प्रकार जो ये यहाँ इस साहित्य में तमिल लिखी होता है तो इसको तमिल संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाता है। ने तो अब हम क्या कर रहे थे रीड कि गांव के जो लोग थे, फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी स्टोरी ट्रेवलर्स स्कल्पचर्स एंड आर्चोलॉजीज। तो हम यहाँ पता करते हैं कि जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैं, शहर हैं, वो क्या कहते हैं, ट्रेवलर यात्रा करने वाले क्या कहते हैं, स्कल्पचर मूर्तियाँ क्या कहती हैं, या आर्चोलॉजी जो पुरातत्व विभाग वो क्या कहता है। तो यू मे हैव हियर्ड ऑफ द जातक्स, जातक की जो कहानियाँ उनके बारे में आपने सुना होगा। दीज वर स्टोरीज वर प्रोबेबली कंपोज बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ये जो जातक कहानियां हैं ये ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा कंपोज लिखी गई है, साधारण लोगों के द्वारा। देन रिटन डाउन द प्रिजर्व बाय द बुद्धिस्ट मोंक, और उसके बाद इनका बौद्ध जो मोंक थे, भिखारी थे, भिक्षुक थे, उनके द्वारा इनको लिखा गया और इसका संकलन प्रिजर्व किया गया था। हियर इज ए पार्ट ऑफ जातक स्टोरी, यहाँ पर एक जातक स्टोरी का बारे में हम पढ़ेंगे। विच टेल अस हाउ ए पुअर मैन ग्रेजुअली बिकेम रिच, कैसे एक गरीब आदमी अपनी चतुराई के अकॉर्डिंग
अपने दिमाग के अकॉर्डिंग वो कैसे रिच बन गया था। तो अब आज हम इतना ही करते हैं, स्टोरी को कल देखें। क्लेवर पुअरमैन की जो स्टोरी है इसको कल पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।